दोस्तों, जो पैसे से बल से मजबूत होते हैं वे लोग हमेशा अपने से कमजोर को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा धन वैभव आ जाता है तो उनके अंदर अहंकार भी आ जाता है, पर वे लोग यह सब भूल जाते हैं कि वक्त सबका आता है। समय का चक्का जब चलता है तो वह यह नहीं देखता कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, वह कितना अमीर है। वह बस उसके कर्मों के हिसाब से उसको देखता है। कर्मों में इतनी ताकत होती है कि वह अमीर को गरीब बना सकता है और गरीब को अमीर। क्या पता आज जो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, समय का चक्का जब बदले तो वह भी अमीर बन जाए। आज की यह बौद्ध कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ की कई पीढ़ियां व्यापार करती चली आ रही थीं। सेठ के घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर राज्य के व्यापारी उसके पास व्यापार करने के लिए आते थे और उस सेठ की ख्याति भी कई राज्यों तक फैल चुकी थी। और वह समय समय पर अपने घर पर एक भोज का आयोजन करता था, जिसमें वह सभी साधुओं और सभी भिक्षु लोगों को भोजन के लिए बुलाता था और सबको भोजन करवाता था। उससे वह बहुत ही पुण्य कमाता था। उसकी शादी के काफी दिन बीत गए थे, पर उसे अभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसे हर पल यह चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद कौन उसके धंधे का, उसके व्यापार का देखभाल करेगा, कौन उसका वारिस बनेगा। जब वह इन सब बातों पर विचार करता तो वह काफी परेशान हो जाता था। एक दिन भोज पर आए हुए एक बौद्ध भिक्षु से उसने अपनी सारी समस्या बताई। उसने कहा कि हे महात्मा, मेरी एक समस्या है, उसका समाधान करने की कृपा करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सेठ, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर किस समस्या से तुम जूझ रहे हो? सेठ ने कहा कि हे महात्मा, हमारे पास सब कुछ है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन शादी के काफी दिन बीत गए, पर अभी भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी वजह से हम बहुत ही परेशान रहते हैं। कभी कभाल तो बेचैनी होने लगती है कि मेरे बाद मेरे इस धन वैभव का वारिस कौन बनेगा। अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त नहीं हुई तो मेरी संपत्ति तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। मेरा कमाना किस काम का? हे महात्मा, कोई उपाय बताइए ताकि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उन बौद्ध महात्मा को जड़ी बूटियों के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए वह बौद्ध महात्मा उस सेठ को एक खास प्रकार की जड़ी बूटी खाने को बोलते हैं। महात्मा कहते हैं कि सेठ, इस जड़ी बूटी को तुम भी खाना और इसे अपनी पत्नी को भी खिलाना। लगातार तुम दोनों 3 महीने तक इसका सेवन करना और इन 3 महीनों के अंदर तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह सेठ उन बौद्ध महात्मा की बात को मान लेता है। वह उन बौद्ध महात्मा के बताए अनुसार वह उस जड़ी बूटी को अपनी पत्नी को भी खिलाता और फिर खुद खाता। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए, पर उसे अभी तक नहीं लग रहा था कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब 3रा महीना लगने लगा तब एक दिन उसकी पत्नी ने महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई है। उसकी पत्नी ने एक दिन सुबह ही सेठ को बताती है कि सेठ, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सेठ ने कहा कि जल्दी बताओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि सेठ, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन गई हूं। सेठ जब इतनी बड़ी खुशी की बात अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो वह खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। सेठ ने तुरंत यह जानकारी उन बौद्ध महात्मा को दी और वह उनसे मिलने उनकी कुटिया में पहुंच जाता है और उनके चरणों को प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मा, आपकी बात सच निकली। अब मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है। मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूं। महात्मा ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को कुछ जड़ी बूटियां देते हैं और उससे कहते हैं कि सेठ, तुम अपनी पत्नी को समय समय पर इन जड़ी बूटियों को खिलाते रहना ताकि बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत ना हो। वह सेठ उन बौद्ध महात्मा से वह जड़ी बूटी लेकर के उनको प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाता है और उन महात्मा के बताए अनुसार वह अपनी पत्नी को वह सारी जड़ी बूटियां समय समय पर खिलाता रहता और पूरे 9 महीने के बाद उसे सच में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे वह सेठ बहुत ही खुश हो जाता है और हर जगह वह नेवता भिजवा देता है कि उसके घर एक बहुत बड़े भोज का आयोजन होने वाला है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित होंगे। वह गांव गांव
दूसरे राज्यों में भी सभी ऋषि मुनियों को, सभी बौद्ध महात्माओं को, सबको भोज के लिए आमंत्रित करता है। उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि नगर में वह ढोल नगाड़े बजवा दिया। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि उसको इतने दिन बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सेठ उस नगर में जगह जगह मिठाइयां बंटवाने लगा। उसकी खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग सब बहुत ही खुश थे। सब लोग यही कह रहे थे कि चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम सेठ को पुत्र की तो प्राप्ति हुई, अब उसका वारिस भी आ गया है। सेठ भी बहुत खुश था और भोज पर सभी को आमंत्रित करता है। और भोज में वह सभी को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वह सभी को बहुत ही अच्छे से खाना खिलाता है और सभी लोग सेठ को आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। सेठ का बेटा बड़ा होने लगा था। उसका बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, सेठ की उम्र बढ़ती जा रही थी। बढ़ती उम्र की वजह से सेठ धीरे धीरे कमजोर भी पड़ रहा था। उसका बेटा भी अब काफी बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे समय बीता और 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा था। सेठ का बेटा जब आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता तो वह अपने दोस्तों से यही कहता कि तुम लोग ज्यादा पढ़ो लिखो नहीं, मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरे पिता के बाद उस संपत्ति का वारिस मैं ही बनूंगा और तुम लोगों को अपने घर पर नौकरी पर रख लूंगा। इसी लालच में आकर के आश्रम के कई बच्चे उस सेठ के बच्चे के साथ रहते भी थे। कुछ लोग तो यही सोचते कि चलो अच्छा हुआ, आश्रम से शिक्षा जब प्राप्त हो जाएगी तो हम सभी सेठ के बच्चे के यहां रहेंगे और हम सबको काफी धन भी मिलेगा, जिससे हमारे घर का खर्चा बड़ी ही आसानी से चल जाएगा। सेठ का बेटा बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों पर भी खर्च कर देता था। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर पैसा खुद कमाया जाए तो उसकी कीमत पता चलती है। किसी की मेहनत की कमाई को खर्च करना बड़ा ही आसान होता है। यही हाल सेठ के बेटे के साथ हो रहा था। क्योंकि उसे तो सब कुछ विरासत में मिल गया था, तो वह उन सब की कीमत नहीं समझ रहा था। वह ढेर सारा पैसा अपने दोस्तों पर भी खर्च करता रहता। धीरे धीरे समय के साथ सेठ का लड़का और ज्यादा खर्च करने लगा। अब तो अपना सारा पैसा गलत कार्यों पर भी खर्च करने लगा। शराब की उसे लत लग गई, क्योंकि वह उस सेठ का अकेला बेटा था। इतने दिनों बाद वह पैदा हुआ था, तो सेठ उसे कुछ कहता नहीं था। सेठ को जब यह बात पता चली कि उसका बेटा शराब पीता है, ढेर सारा पैसा यूं ही बर्बाद करता रहता है, तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। एक दिन वह अपने बेटे को बुलाया, उसे समझाया कि बेटे देख, यह सब काम करना गलत है। अगर तू यह सब काम करना बंद नहीं करेगा तो तू परेशान हो जाएगा और आगे चल करके तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह धन दौलत हमेशा नहीं रहेगी। अगर तू ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा तो यह सब बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ और थोड़ा सोच विचार करके खर्चा कर। गंदी आदतों के चक्कर में ना पड़, क्योंकि अगर यह गंदी आदत तुझे एक बार पकड़ लेगी तो तू इसके चंगुल से बच नहीं पाएगा। सेठ के कई बार समझाने पर भी उसके लड़के को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी ही मन मानी करता रहता। सेठ का ढेर सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देता। एक दिन सेठ परेशान होकर के उन्हीं बौद्ध महात्मा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पर वह बड़े होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है। उसे अब गंदी लत लगने लगी है। वह मेरी धन संपदा की कोई कीमत नहीं समझता, बेफिजूल का खर्चा करता रहता। अब तो उसे शराब की लत भी लग गई है। बड़ा दुख हुआ मुझे कि जिस बेटे के लिए मैंने इतनी मुसीबत झेली है, अब वह मेरी संपत्ति को बर्बाद करने पर तुला है। सेठ ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, कोई उपाय बताइए, नहीं तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा और उसे यह बात नहीं पता चल पाएगी कि वह बर्बाद क्यों हो रहा है, और यह मेरा अकेला ही बेटा है। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता कि कहीं वह भाग जाएगा। इसी बात का मुझे डर सता रहा है, इसी वजह से मैं उसे कुछ कह नहीं पाता। कुछ लोगों को बाप का पैसा खर्च करने में बड़ा ही मजा आता है, उन्हें बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तो पता चलता है कि वह पैसे कितनी मुसीबत से कमाए गए हैं। जो लोग उन पैसों की कीमत समझ जाते हैं, वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाते हैं, और जो उसकी कीमत नहीं समझता है वह गर्त में ही चला जाता है। जो अपने पिता के द्वारा कमाए धन पर घमंड दिखाता है, बेफिजूल का खर्चा करता है, समाज में अकड़ के रहता है कि मेरे पास देखो कितना धन वैभव है और यह सब कुछ हमारा ही है,
तो ऐसे लोग आगे चलकर अपना सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं। सेठ कहता है कि हे महात्मा, कभी कभाल तो मन करता है कि उसे बहुत मारूं, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, यही सोच करके मुझे दया आ जाती है और मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता, उसे कुछ बोल भी नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि वह आजादी में पला है, वह बहुत प्यार में पला है, और अगर तुम उसे मारोगे तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह और भी गलत तरीके अपना सकता है, वह घर से भी भाग सकता है। सेठ, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं जिससे तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। सेठ, उसे तुम एक मुट्ठी अनाज का दाना देना और उससे तुम यह कहना कि खेत में जाकर के हर जगह पर इसे फेंक दिया करें। यह काम उससे प्रतिदिन करवाना और ध्यान रहे कि अनाज एक जगह पर ना फेंके। यह काम तुम उससे पूरे 3 महीने तक करवाना। वह बौद्ध भिक्षु सेठ को कुछ और बात बताते हैं। यह बात मैं आगे अभी थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगी। सेठ घर पर आ जाता है और अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटे, आज से तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। मैं तुम्हें एक मुट्ठी अनाज का दाना दे रहा हूं, तुम इसे ले जाकर के खेतों में या बाहर कहीं भी तुम इसे फेंक देना। सेठ का बेटा कहता है कि पिताजी, बस यही काम करना है, यह तो मेरी चुटकियों का कमाल है। सेठ का बेटा रोज एक मुट्ठी अनाज लेता और ले जाकर के खेतों में अलग अलग जगह पर फेंक देता था। धीरे धीरे यह काम करते करते उसे लगभग 2 महीने बीत गए। वह अनाज को ले जाकर अलग अलग जगह पर फेंक देता था, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी उससे यह काम क्यों करवा रहे हैं। वह भी बिना सोचे समझे अनाज के दानों को ले जाकर के खेत में अलग अलग जगह पर फेंक देता था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। तब एक दिन सेठ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ देख कर आओ कि तुमने जो अनाज के दाने फेंक करके आए थे वहां पर क्या हुआ है। सेठ का बेटा खेत में जाता है और वह देखने की कोशिश करता है कि जहां जहां पर वह अनाज के दाने फेंका था वहां पर क्या हुआ है। वह देखता है कि कुछ जगह तो बड़े बड़े उसी अनाज के पौधे नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह पर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह पर पौधा बिल्कुल ही नहीं उगा था। वह यही सब देख करके वापस अपने पिताजी के पास आ जाता है और कहता है कि पिताजी, हमने जो अनाज फेंके थे कहीं पर तो बहुत अच्छी फसल उगाई है और कहीं पर तो छोटे छोटे पौधे ही नजर आ रहे हैं, वे सब मुरझाए हुए हैं। सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि कुछ जगह पर बहुत अच्छी फसल उगाई है और कहीं पर तो कुछ उगी ही नहीं है। सेठ का बेटा सोच में पड़ गया, पर उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने यह बात कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। तब सेठ ने कहा कि बेटे, जिस जगह पर मिट्टी की उर्वरक सबसे अच्छी थी वहां पर बहुत ही अच्छी फसल उगाई है। जिस जगह की मिट्टी पथरीली थी वहां पर बीज ठीक ढंग से अंकुरित ही नहीं हो पाए और सभी बीज मर गए। सेठ के बेटे ने कहा कि पिताजी, बीज मर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तब सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बीज मरने का मतलब यह है कि वहां पर कोई उर्वरक ही नहीं है, वहां पर सिर्फ कंकड़ पत्थर ही हैं, जिससे बीज के उगने के लिए ठीक ढंग से खनिज लवण मिल ही नहीं पाए और वह बीज मर गए। तब सेठ के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, इसका मतलब अगर अच्छी जगह पर अनाज को खेतों में बोया जाए तो पैदावार अच्छी होगी। सेठ ने कहा कि बेटे, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक इसी प्रकार हम सबकी भी जिंदगी में होता है। जैसे मान लो, अगर हम तुम्हें रोज कुछ पैसे देते रहे और तुम ले जाकर के उसको कहीं अच्छी जगह पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी हो और बाद में तुम्हें उस पैसे से बहुत सारे पैसे मिले तो तुम्हें काफी लाभ होगा। दूसरी तरफ अगर तुम उन पैसों को गलत जगह पर खर्च करोगे तो तुम्हें बाद में कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ ने पूछा, बेटे, अब तुम अपना पैसा किस जगह पर खर्च करना पसंद करोगे। सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि पिताजी, अगर हम इसको अच्छी जगह पर खर्च करेंगे, अच्छी जगह पर इन पैसों का उपयोग करेंगे तो इससे और अच्छे पैसे बनेंगे और जब और अच्छे पैसे बनेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे और हम अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसे गलत जगह पर खर्च करेंगे तो हमारा धन बर्बाद हो जाएगा और हम गरीब होते जाएंगे। सेठ के बेटे को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि पिताजी मेरे से यह सब काम क्यों करवा रहे थे। वह अपने पिताजी के पैरों को पकड़ करके उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि पिताजी,
मुझसे भी यही गलती हो रही थी कि मैं पैसों को बहुत बर्बाद कर रहा था। मैं अपने पैसों को फालतू दोस्तों पर और गलत कार्यों में भी पैसों को बर्बाद कर रहा था। तब सेठ ने कहा कि बेटे, अगर तुम इन पैसों को अच्छी जगह पर इनका उपयोग नहीं करोगे तो यह सब धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इन पैसों को अच्छी जगह पर उपयोग में लाते हो तो उस फसल की भांति उस जगह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम धीरे धीरे अमीर होते चले जाओगे। सेठ के बेटे को अब सब बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी। अगर वह सेठ अपने बेटे को मारता, जबरदस्ती उसको पैसा नहीं देता और कहता है कि तुम मेरे पैसे को बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम भाग जाओ, या तरह तरह की बातें अपने बेटे को सुनाता, तो यह भी हो सकता था कि वह बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाता। और अक्सर यही होता है कि बच्चे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अधिकतर माता पिता यही गलती करते हैं कि जब उनका बच्चा बिगड़ता है तो वे लोग उसे समझाने की बजाय उसे डांटने मारने लगते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और अपने माँ बाप से दूरियां बनाते चले जाते हैं और बाद में माँ बाप से रिश्ते भी खराब कर लेते हैं।